अगर आपको एग्जाम कराने के लिए एयरफोर्स की जरूरत होती है तो मेरे हिसाब से पहले पूरी एजुकेशन सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। तो सत्ता पक्ष के लोगों से मिलने का मौका मिला था, तो मैंने उनसे सेम प्रश्न पूछा था कि सर, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। ये सरकार या जो सरकार के समर्थन या जो मीडिया है, इनको किसने राइट दिया कि आप किसी के राष्ट्रीयता या किसी के धार्मिक पहचान को आप तय कीजिए। जनजी जो पीढ़ी आ रही है उस ये पूरे स्वरूप को शायद बदलेगी। क्या इंडिया में जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो ऑफिशियली जितनी दिख रही है, क्या उससे ज्यादा सीरियस? फैमिली ग्रुप होंगे या दूसरे ग्रुप होंगे, उसमें कौन सी मुद्दे की मिडिल क्लास अपने मुद्दे की बात करते हैं, उनमें कहाँ पे मुसलमान को दिक्कत हुई, कहाँ पे क्या हुआ, कैसे उनका धर्म, वो भी तो मुद्दे से भटक गए ना। अब सोचिए कि सीबीएसई और नीट में कितनी बड़ी आबादी इन्वॉल्व है। हर दूसरा तीसरा घर इससे कोई ना कोई सीबीएसई में एग्जाम दे रहा हो या नीट में एग्जाम दे रहा हो, हर दूसरा तीसरा घर इन्वॉल्व है। तो आपकी मीडिया क्या कर रही थी या पॉलिटिक्स क्या कर रही थी? वो बकरीद में कहाँ नमाज पढ़ेगा, उस पर लगातार डिबेट हो रहा था। ये एजुकेशन सिस्टम का कोलैप्स होने का मसला है। आप इसके लिए दोषी किससे ठहरा रहे हैं? यूट्यूब टीचर को। अगर मैं किसी से सवाल कर रहा हूँ अपनी सरकार से डेमोक्रेटिक राइट के तहत और अपनी बात रख रहा हूँ, तो उसमें कहाँ से एंटी नेशनल हो गया? कहाँ से लेवल प्लेइंग फील्ड है? विपक्ष के पास क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? अगर कोई विपक्ष का ये बेईमान नेता है तो ठीक अगले दिन जब अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो ईमानदार कैसे हो जाता है? 2 साल से हमारी मार्केट निगेटिव रिटर्न दे रही है और हमेशा कहा जाता है कि इस युद्ध के कारण, उसके कारण हमारी इकोनॉमी हो रही है। जो कंट्री सीधे सीधे युद्ध से इफेक्टेड है, वहां की शेयर बाजार भी इंडिया से अधिक रिटर्न दे रही है। तो मीडिया जहां पे अगर कमजोर हो जाती है तो फिर जो आम जन हो या दूसरे लोग हैं जो उनको लगता है कि मेरे पास उतनी वो ताकत नहीं है, तो वो भी बोलना छोड़ देते हैं। आप 15 किताब पढ़ते हैं, 4 आदमी मिलकर आपको कॉपी चेक करते हैं और आप पास होते हैं या फेल होते हैं। उसी तरह अगर नेता का बेटा आता है तो उसका कॉपी चेक तो लाखों लोग मिलके कॉपी चेक करते हैं ना। यंग ग्रुप है, उनको पॉजिटिव होना चाहिए और वही फ्यूचर है और वही चेंज करेंगे और वही चीजों को ठीक करेंगे। सर, मेरा नाम एकता शर्मा है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ऑनेस्टली, यंग इंडियन इन पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म पर आपको होस्ट करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर, आज के गेस्ट उन लोगों में से एक है जिन्होंने इंडिया की पॉलिटिक्स को ना कि सिर्फ कवर किया है, बल्कि उसको इवॉल्व होते हुए देखा है। गवर्नमेंट्स आई और गई, नैरेटिव्स बने और बिगड़े, मीडिया बदला, पॉलिटिक्स बदली, लेकिन इनका ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस हमेशा सेंटर स्टेज पर रहा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आज इंडिया में मीडिया कितनी फ्री है, ऑपोजिशन कितना रेलेवेंट है, यूथ कितना होपफुल है और पावर के कॉरिडोर्स में असल में क्या चल रहा है, तो ये कन्वर्सेशन आप मिस नहीं कर सकते। प्लीज वेलकम आवर सीनियर जर्नलिस्ट नरेंद्र नाथ मिश्रा जी। सर, नमस्ते और आज आपके की सारे यूथ जो जनजी सभी को मेरा नमस्ते जी। सर आज की कन्वर्सेशन में हम बात करेंगे कि पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म, यूथ, मीडिया और इंडिया के फ्यूचर की। सर, बहुत स्वागत है आपका यंग इंडियन इन पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म पर। सर, वैसे तो आपको सब जानते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर कोई 1% आपको नहीं जानता और अगर आपको कुछ सेकंड्स मिले अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं 20 से अधिक सालों से मेरा जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस रहा। बिहार से आता हूँ और बिहार में पटना, रांची, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, नोएडा होते हुए दिल्ली में मैंने रिपोर्टिंग की, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की। यहाँ पे तमाम कई सारे बड़े बड़े घटनाओं को कवर किया। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कहे तो मैंने बिहार में मुखिया चुनाव से लेके अमेरिका के प्रेसिडेंट चुनाव तक को कवर किया है और तमाम बीच में जो राजनीति। लेकिन जर्नलिस्ट होता है वो हमेशा ताउम्र स्टूडेंट ही होता है, तो अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। पहले कभी से सीखो और आज भी आप लोगों से सीख ही रहा हूँ। बस यही छोटा सा परिचय है। सर, आज इसी के साथ शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आज इंडिया में सच बोलना डिफिकल्ट है या फिर सिर्फ अनपॉपुलर है? नहीं नहीं, कठिन है, बिल्कुल कठिन है। और कठिन इसलिए है कि इसमें कहीं ना कहीं
कठिन, मैं इसमें व्यवस्था से ज्यादा इसके लिए मैं मीडिया को दोषी मानता हूँ। देखिए, बाकी अगर मीडिया नहीं बोलेगा तो फिर दूसरे को डर होगा ना। अगर आम आदमी है, मीडिया को सपोज किया जाता है कि आप निर्भीक हैं, आप खड़े हो सकते हैं, आप जो सत्ता में जो लोग खड़े हैं उनके सामने आंख में मिलाकर बात कर सकते हैं। देखिए, कोई भी, अगर आप सत्ता में रहेंगे, हम सत्ता में रहेंगे, तो कौन नहीं चाहेगा कि हर आदमी मेरे हिसाब से बोले। हर सत्ता की तो यही चाहत होती है ना, तो इसमें कोई तो ऐसी अनर्थ वाली बात नहीं है। लेकिन ये मीडिया पे डिपेंड करता है ना कि उस मीडिया इस सत्ता की कितनी बातों को मानेगी या नहीं मानेगी। तो मीडिया जहां पे अगर कमजोर हो जाती है तो फिर जो आम जन हो या दूसरे लोग हैं जो उनको लगता है कि मेरे पास उतनी वो ताकत नहीं है, तो वो भी बोलना छोड़ देते हैं। तो इसमें प्राइमरली जिम्मेदारी मीडिया की थी कि वो अपनी आवाज को कम से कम, ठीक है वो अपनी जगह पे, लेकिन मुद्दों पे वो बनी रहती और सवालों से नहीं भागती, सवाल पूछती रहती। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो सवाल पूछते हैं उन पे ही मीडिया सवाल उठाने लगती है, जो कायदे से बात है। हम तो सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कोई लोग सवाल करने आते हैं, आप उसको भी नहीं छोड़ते हैं। आप देखिए ना, पिछले 10 साल 10 दिन पहले क्या हुआ। एक सीबीएसई का लड़का है, 16 साल का लड़का है, वो सीबीएसई को मेल करता है, नहीं कोई उसको रिमेडी मिलती है। फोन करता है, फोन नहीं लगता है। फिर आके ट्विटर पे, जो अब एक्स है, वहां पे आके अपनी बात रखता है डिटेल के साथ। तो मीडिया को उसकी आवाज उठानी चाहिए थी ना। हुआ क्या, कुछ मीडिया के लोग उसे पाकिस्तानी बोल के उसे ट्रोल करने लगे। तो मीडिया ने तो अब जो कायदे से उसको उसकी स्थिति को यहां तक आनी ही नहीं चाहिए थी। जो सीबीएसई में गड़बड़ी, मीडिया को सब्जेक्ट था। लेकिन जब लड़के ने भी उठाई, आप उसको भी नहीं सुन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मीडिया को भी थोड़ा सा आत्ममंथन करना चाहिए। और मेरे हिसाब से मीडिया सुधरेगी तो फिर आवाज और बुलंद होगी। सर, जर्नलिज्म ज्वाइन करते समय आपको क्या लगा था कि मीडिया सत्ता से सवाल पूछेगी या फिर सत्ता के साथ जाके खड़ी हो जाएगी? हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। और कभी भी हम लोगों को ये नहीं लगा कि कोई अगर नहीं है। जब हम लोग बिहार में जब शुरू किया तो वहां पे उस समय लालू प्रसाद यादव का राज था बिहार में। और उस समय लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता था, हम लोगों ने उस समय उनके खिलाफ रिपोर्टिंग की उस समय। फिर बाद में जो भी आया, जो जहां पे सत्ता आया, ये तो हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद समझा कि मीडिया जो होता है वो एक स्वाभाविक, हमेशा परमानेंटली एंटी स्टैब्लिशमेंट होता है। मीडिया का जो चरित्र होता है, मीडिया का जो स्वभाव होता है, वो एंटी स्टैब्लिशमेंट ही होता है। मीडिया का काम हमेशा, वो सरकार का गुणगान बहुत ही कम, सरकार के कामों को बताना होता है, लेकिन सरकार की कामों का गुणगान करना नहीं होता है। तो वो स्टेज अगर आ गया तो इस मामले में फिर मैं वही कि ये जिम्मेदारी मीडिया की थी। और मीडिया ही, तभी ना आप देखिए चारों बगल मीडिया के शर्त पे, मीडिया की स्पेस पे जो कई सारे यूट्यूब खुले, कई सारे जो इंडिपेंडेंट पत्रकार सामने आए, तो मीडिया के ही स्पेस पे आए ना। अगर मीडिया अपना काम कर रही होती तो क्या ये सारे प्लेटफॉर्म बने होते? नहीं बने होते ना। तो मुझे लगता है कि मीडिया का काम जो होना चाहिए था, एंटी स्टैब्लिशमेंट। एंटी स्टैब्लिशमेंट होना कोई एंटी नेशनल चीज नहीं होता है। एंटी नेशनल, एंटी स्टैब्लिशमेंट होना कोई सरकार विरोधी नहीं होता है। एंटी स्टैब्लिशमेंट होना यही होता है कि अगर सरकार ने 10 काम कर ली है, तो मीडिया का मतलब है कि 11वां यहाँ बचा है, 12 यहाँ बचा है, 13। तो एक सोशल वॉचडॉग वाली जो भूमिका होती है, वो मीडिया कहीं से बिखर सी गई। जी। सर, आप इतने साल से पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, ऑनेस्टली बताइए आपको क्या लगता है, मीडिया ज्यादा स्क्रिप्टेड है या फिर पॉलिटिशियन ज्यादा स्क्रिप्टेड है? देखिए, मैं ऑन होल किसी चीज को जनरलाइज करने के खिलाफ रहता हूं। आप किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। जहां तक पॉलिटिशियन की बात है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। आप किसी उनके, अगर आप उनके लाइफ को देखिए, या जिस जिस एनर्जी में काफी उम्र के लोग भी होते हैं जो करते हैं, वो कई बार बहुत सारे यंग भी ना कर पाए उस एनर्जी, उस ताकत के साथ। तो हर पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी होता है, हर पार्टी का एक अपना स्वरूप होता है। तो अगर आप ये सवाल लीजिएगा तो उसी मीडिया या उसी नेता, तो इसी समाज के बीच से उभर कर आई है। तो ये जो रिफ्लेक्शन, अगर मीडिया या नेता पे जो रिफ्लेक्शन आप पूछ रही हैं, वो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी आ रहा है।
तो उस सोसाइटी में अगर कहीं कुछ बदलाव हो रहा होगा या सोसाइटी में लोग बदल रहे होंगे या उनकी प्रायोरिटी बदल रही होगी, तो उसका रिफ्लेक्शन आपको नेता पे भी दिख रहा होगा और मीडिया पे भी दिख रहा होगा। तो ये कह देना कि स्क्रिप्टेड कौन है वो नहीं है। हाँ, ये सोसाइटी के स्क्रिप्ट को देखते हुए चलते हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं कि सोसाइटी का स्क्रिप्ट देखते हैं, जिसको टीआरपी कहते हैं। नेता के लिए वोट होता है, तो जो जिधर इनको लगता है कि स्क्रिप्ट है या जिधर लगता है कि इधर इनको वोट है, उधर मीडिया चल देती है और उधर नेता चल देते हैं। तो इसको इस तरह से देखना चाहिए। सर, आज के न्यूज़ रूम में सबसे बड़ा डर क्या है? सच दिखाना या फिर एडवर्टाइजर का नाराज होना? एडवर्टाइजर का नाराज होना, अगर आप बताइएगा तो अगर आप फिगर देखिए, आंकड़ा देखिए, तो एडवर्टाइजिंग तो टीवी से लगातार कम ही होती जा रही है। जब आपका प्रोडक्ट ही नहीं बचेगा तो फिर आप एडवर्टाइजर कहाँ के लिए होगा। खुद टीवी के आंकड़े हैं कि जो टीवी व्यूअरशिप है वो काफी कम हो गई है। एडवर्टाइजिंग स्पेस कम हो रहा है। अगर आपके पास व्यूअर नहीं बचेंगे तो फिर एडवर्टाइजर क्यों आएगा। सबसे बड़ा खतरा तो यही है ना कि व्यूअर नहीं बचेंगे आपके पास। तो कायदे से अगर वो खतरा को, तो ये मीडिया को एक डर है। मीडिया अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जिसमें सिर्फ विज्ञापन नहीं है। मीडियम ही नहीं बचेगा जब आपका स्वरूप ही नहीं बचेगा। जब आज की तारीख में अल्टरनेटिव मीडिया कहीं ना कहीं मीडिया पे तो बीस पड़ गई ना। कई सारी चीजें जब मीडिया खिलाफ जाती हैं तब भी। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, किसान आंदोलन हुआ यहाँ पे दिल्ली में, आपने देखा होगा। किसान आंदोलन 2 साल चला। किसान आंदोलन एक तरह से सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं था, वो एक मीडिया के खिलाफ भी था। मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया, मेजोरिटी ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया किसान आंदोलन के खिलाफ थी, उनके खिलाफ रिपोर्ट कर रही थी। उसे खालिस्तानी या तमाम चीजें उनको बताया जा रहा था। लेकिन और अल्टरनेटिव मीडिया पे तमाम कवरेज हो रही थी। लेकिन अंत में किसान आंदोलन सफल हुआ, सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वो मीडिया की भी तो हार थी। तो कहीं तो ये स्वरूप जो है, ये मीडिया को अपने अस्तित्व की अब लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जहां पे अ, उनके मीडियम भविष्य बचेगा नहीं बचेगा, उनको अब इस बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए। सर, आज हम देखते हैं कि जो टीवी डिबेट्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन के लिए कम होते हैं और जनता के आक्रोश को पैसा बनाने के लिए ज्यादा होते हैं। तो इस पे आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल। आप ये टीवी डिबेट्स इंडियन मीडिया का जो सबसे लो पॉइंट होगा, ये अगर 10 साल 20 साल 30 साल बाद जब लिखा जाएगा इंडियन मीडिया के कुछ डाउनफॉल और कुछ के जो तमाम जो पॉइंट्स लिखे जाएंगे, तो ये जो मीडिया डिबेट्स होते हैं जो प्राइम टाइम के नाम पे, वो सबसे लो पॉइंट होगा। और उसने शुरुआत में उसने बहुत गंदगी भी फैलाई और समाज में नफरत या तमाम तरह की चीजों को उसने किया। अब एक ही चीज, एक ही मॉडल तो लगातार काम नहीं करेगा। तो वही टीवी डिबेट मीडिया आज की तारीख में अब रेडिकुल का पार्ट हो गई। अब उसका लोग मजाक बनाने लगे। और आप देखती होइएगा, जो पहले कई सारे बड़े बड़े अच्छे नाम टीवी डिबेट्स में दिख जाते थे, अब वो डिबेट में नहीं जाने लगे। अब टीवी डिबेट में बैठना या टीवी डिबेट में जाना एक फील ऑफ प्राइड नहीं रह गया। अब वहां जो आप वक्ता देखिएगा, कई जो सीरियस वक्ता है उस ऐसे डिबेट से दूर होने लगे। तो इस टीवी डिबेट्स ने ओवरऑल मीडिया और मीडियम का बहुत नुकसान किया है जी। सर, आजकल हम देखते हैं कि जो सरकार से प्रश्न पूछता है, जो सत्ता से प्रश्न पूछता है, उसको सरकार एंटी नेशनल घोषित कर देती है। तो क्या हमारी लोकतंत्र वार वार नहीं है? वही ना, ये सरकार जो है, ये सरकार या जो सरकार के समर्थन या जो मीडिया है, ये इनको किसने राइट दिया कि आप किसी के राष्ट्रीयता या किसी के धार्मिक पहचान को आप तय कीजिए। आज आप वहां बैठी हुई हैं या हम बैठे हुए हैं, हमारा भी समाज और देश उतना ही है जितना आपका है, या जितना आपके बगल वालों का है या मेरे बगल वालों का है। तो ये अपने आप में बहुत ही गलत ट्रेंड है। आप समझ रहे हैं कि कोई किसी के देश में है या किसी के धर्म को, उसको आप सीधे एंटी नेशनल बता दीजिए। ये छोटी बात नहीं है। इस चीज को जिस तरीके से, जिस हल्के तरीके से और इसको इसको जो गलत तरीके से मिसयूज किया जाए गया है, वो बहुत ही बुरी बात थी।
और इस चक्कर में कई लोगों को डराया गया, धमकाया गया, किसी पे पेंट कर दिया गया, अगर आप तो आर्गुमेंट आप नहीं जीत रहे हैं तो उसको एंटी नेशनल बता दीजिए या एंटी हिंदू बता दीजिए। तो ये जो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स का जो एक ट्रेंड होता है ये अच्छा नहीं था, और कई इवन जो सत्ता के जो जुड़े लोग थे उन्होंने भी माना कि ये ओवर यूज हुआ और इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए ना, आप किसी को नेशनल या एंटी नेशनल ये बताएं, ये जोक कभी हो सकता था, ये बड़ा संजीदा मामला है। अब इस पे इस तरह की बातें होने लगी, और मतलब अगर मैं किसी से सवाल कर रहा हूँ उसने अपनी सरकार से डेमोक्रेटिक राइट के तहत और अपनी बात रख रहा हूँ, तो उसमें कहाँ से एंटी नेशनल हो गया? अगर कायदे से देखा जाए तो सवाल उठाने वाले ही एंटी नेशनल हो गए, जो किसी के डेमोक्रेटिक राइट जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है उसके राइट को आप डिसमिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन या इस देश की डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं कर रहे हैं, और एंटी नेशनल काम तो तब आप कर रहे हैं। तो लेकिन ये इतना हल्का आर्गुमेंट था कि इसमें जाना भी नहीं चाहिए, और बुरा है, मतलब इसमें आप यही कह सकते हैं कि ये बुरा था, गलत था। और मुझे लगता है कि आप लोगों की जो जनजी जो पीढ़ी आ रही है उस ये पूरे स्वरूप को शायद बदलेगी। मुझे आप लोगों की जनरेशन पे ज्यादा भरोसा है। सर अभी कुछ दिन पहले मेरे को सत्ता पक्ष के लोगों से मिलने का मौका मिला था, तो मैंने उनसे सेम प्रश्न पूछा था कि सर जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। तो उनका जवाब ये था कि आप प्रश्न से ही पूछिए। तो आपको क्या लगता है हमें क्या प्रश्न पूछने चाहिए? वही बिल्कुल, ये उनका उनका जो कहना है, अगर वो कौन तय करेगा? ये एक बार बताइए कि आप खुद को, अगर आप अपनी बात कीजिएगा ना, आप अपने आप को देश तो नहीं मान लीजिएगा ना। ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो सरकार आपने जो तय किया वो अगर आपके खिलाफ है, वो देश के भी खिलाफ हो गया? ये कौन तय करता है? आपको जो पसंद नहीं आया वो धर्म नहीं, आप कोई धर्म नहीं है ना, आप देश नहीं है। आप एक पार्टी विशेष के आदमी हैं जो अभी सत्ता में है, कल जाकर दूसरे लोग आएंगे सत्ता में, वो होंगे। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि सत्ता और जो धर्म है वो किसी एक का कॉपीराइट होगा? कॉपीराइट नहीं है ना किसी का। किसने दे दिया आपको राइट ये? तो गलत था, इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता है। एक दौर था, ये गलत, ये खराब दौर है जहाँ पे आप किसी के डिसेंट को उससे सीधे उसके राष्ट्रवाद से जोड़ दीजिए, ये बहुत ही गलत है। और फिर मैं वही कह रहा हूँ कि ये इस ट्रेंड को शायद देश की जो नई जनरेशन जो है उस चीज को ठीक करे, हो सकता सर आज जो हम देख रहे हैं कि आज तक वर्सेस टीचर्स कंट्रोवर्सी है, तो क्या आपको लगता है कि लोग अब मीडिया चैनल्स छोड़कर अब जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स है उनके पास पावर शिफ्ट हो रही है? है। नहीं, ये पहली बात, टकराव गलत है। ये मीडिया में भी अगर आप अगर कई सारे टीचर की भी बात देखिएगा तो उन्होंने, टीचर ने जो कहा वो गलत था, मान लीजिए उतना, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये आइएगा ना, आप नीट का पेपर लीक हो रहा है, 3 साल में 2 बार पेपर लीक हो रहा है, ये सीधे सीधी एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर है। इसमें कोई तीसरी बात नहीं है, क्लियर, विदाउट इफ एंड बट, ये एजुकेशन सिस्टम का कोलैप्स होने का मसला है। और वहां पे आप सवाल किससे कर रहे हैं? आप इसके लिए दोषी किससे ठहरा रहे हैं? यूट्यूब टीचर को। चलिए वो भी ठहराते, और उन्हें आप अपने एक्सप्रेशन वाले फ्रीडम का इस्तेमाल करके उन्हें दो कौड़ी का बोल दे रहे हैं, जनरलाइज करते हुए सबको। तो अगर आप 2 कदम आगे बढ़िएगा, आप किसी को अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए किसी को कुछ बोल दीजिएगा, तो फिर आगे वाला भी तो बोलेगा। और जब आगे वाला बोल दिया तो आप अपने मीडिया के फ्रीडम और मीडिया का इथिक्स लेकर आप कोर्ट पहुंच गए। ये कौन सी बात है? और अगर आपको लग रहा है कि ये बोलना गलत है, तो क्या मीडिया ने कभी इससे पहले इतने लोगों को आपने गलत कहा और वो सही साबित हो गए, तो क्या आपने किसी से माफी मांगी? अगर आज की तारीख में सुशांत सिंह का मर्डर सुसाइड केस हुआ, उस केस में रिया को सब लोगों ने, रिया डाइन है, उसी चैनल पे प्रोग्राम बना, रिया के बारे में किस तरह से गलत प्रोग्राम बने, जब इसी एजेंसी ने रिया को बरी कर दिया, तो क्या किसी ने उसे माफी मांगते हुए कोई किसी ने शो किया? नहीं किया ना।
तो अगर आपके पास किसी का चरित्र हनन करने का आपको कहीं से लग रहा है कि आपके पास अधिकार है, तो ये कभी ना कभी एक दायरा तो टूटना ही था। एक नहीं टूटा, दो नहीं टूटा, तो इस बार यूट्यूबर टीचर ने कन्फ्रंट कर दिया। कन्फ्रंट कर दिया तो आप बुरा मान गए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी की जो मीडिया की डिग्निटी, मीडिया की सैंक्टिटी और मीडिया की जो मर्यादा है, उनको आपको बना के रखना पड़ेगा कि आगे कोई आके इस तरह से आपको ये टकराव ना करे। यही जो यूट्यूबर टीचर थे, यही मीडिया हाउसेज में जाके सारे चैनल वाले टीआरपी ले रहे थे ना। उस वक्त आप क्यों कर रहे हैं? आपके लिए कोचिंग माफिया गलत है। आप सारे चैनल पे देखिए, आधी एडवर्टाइजर कोचिंग माफिया होते हैं, कोचिंग वाले होते हैं, जिसको आप माफिया कह रहे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और सोशल मीडिया आने से सब लोग आपकी रियलिटी देख रहा है, दोनों पक्ष देख रहा है, और आराम से सब लोग समझ रहे हैं। और मीडिया को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। जी। सर, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पे पक्ष भी जरूरी है और विपक्ष भी जरूरी है। पर सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज के जो ऑपोजिशन है वो बहुत वीक हो चुकी है, या फिर ऐसा एक इकोसिस्टम बन चुका है जहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिव नैरेटिव लोगों के पास नहीं है? देखिए, कभी भी ये जो कई बार ये आर्गुमेंट आता है, मैं इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करता हूँ विपक्ष कमजोर है या विपक्ष, हर विपक्ष अपने हिसाब से काम करता है। और कई बार, अब आप बताइए कहाँ से लेवल प्लेइंग फील्ड है? विपक्ष के पास क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? आप तमाम इंस्टीट्यूशन का बिहेवियर देख लीजिए। ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष में बेईमान नेता नहीं हो सकते, बेईमान नेता होंगे। अगर कोई विपक्ष का ये बेईमान नेता है, तो ठीक अगले दिन जब अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो वो ईमानदार कैसे हो जाता है? ये तो सीधा सीधी सवाल है ना। आप किसी नेता पे लगातार प्रेशर बनाते हो, जिस दिन वो आप में आपकी ओर चला आता है, आप उसके साथ हो जाते हो। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशनल प्रेशर, जिस तरह से चुनाव आयोग पे आरोप लगा, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और इस लिमिटेड रिसोर्स में, हाँ विपक्ष है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष में खामी नहीं है। विपक्ष में भी कई तरह की खामी है। वे अभी भी देश के पल्स को नहीं समझते हैं। और उसका एग्जाम्पल आप देखिए कि जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, अगर करोड़ों उसके साथ फॉलोअर बने भी, अगर सुनने भी आए, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष का फेलियर है ना। ये उनको लगा कि कोई हमारे बारे में बात कर सकता है। वो कौन है मैं उस पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आइडिया लगा ना कि एक एक भैकम्प है युवाओं का, जेनजी का, जो अपने मुद्दों को सुनना चाहता है। कोई सामने आके कोशिश करेगा तो हाथों हाथ लेंगे। इसका मतलब पॉलिटिकल भैकम्प उनको तो लग रहा था। तो ये चीजें हैं। तो ओवरऑल ये इतना एक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जिसमें सीधे कह देना कि विपक्ष कमजोर है, ये वाली बात नहीं है। कमजोर भी है, कमजोर किया भी गया है, ये बहुत सारे फैक्टर है। जी। सर, आज मीडिया में हर चीज को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जब आम जनता सिलेंडर की प्राइसेस से स्ट्रगल करती है, तब नैरेटिव चेंज करके उसको बोला जाता है कि नेशनलिज्म से जोड़ दिया जाता है। क्या ये जेन्युइन पॉलिटिक्स है या फिर डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स है? ये बिल्कुल डिस्ट्रक्शन पॉलिटिक्स है। इसमें मतलब अब इसको नैरेटिव को अगर आप देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप लास्ट हम लोग भूल गए कि कब मुद्दों पे पॉलिटिक्स हो रही है। आप देखिए ना कि जिस वीक में नेट और सीबीएसई का हुआ, अगर सोशल मीडिया पे और इन जो नए जेनजी लड़कों ने ये मुद्दा नहीं उठाया होता, तो आप जरा अपने रिसर्च करके आप उस दिन की जब सीबीएसई में लड़के अपने, अब सोचिए कि सीबीएसई और निट में कितनी बड़ी आबादी इन्वॉल्व है। हर दूसरा तीसरा घर इससे कोई ना कोई सीबीएसई में एग्जाम दे रहा हो या निट में एग्जाम दे रहा हो, हर दूसरा तीसरा घर इन्वॉल्व है। तो आपकी मीडिया क्या कर रही थी या पॉलिटिक्स क्या कर रही थी? वो बकरीद में कहा नमाज पढ़ेगा, उस पर लगातार डिबेट हो रहा था। सोचिए कितना बड़ा गैप है। इधर सारे स्टूडेंट मिलके आवाज क्या उठा रहे हैं कि देखो परीक्षा में गड़बड़ी। जब उतना प्रेशर पड़ा मीडिया को, तो मीडिया पहली आवाज नहीं थी उठाने वाली, मीडिया लास्ट आवाज थी जिसने इस सीबीएसई या नीट के मुद्दों को उठाया। मीडिया ने फॉलो किया। यहाँ
दुर्भाग्य, शर्मनाक ये बात है मीडिया के लिए, सिस्टम के लिए, कि 16 साल का लड़का रिसर्च करके मीडिया को दे रहा है, भैया ये मुद्दा है, यहाँ गलती हो रही है, ये गड़बड़ी है, इस तरह से हैकिंग हो रही है। ये काम बेचारी उस 16 साल के स्टूडेंट का था, ये काम मीडिया का था। उसके बाद सारा समेट के और दे रहा है, और जब सरकार एक्शन लेती है तो बड़े चैनल पे मेरी मीडिया का असर, वहां भी बेशर्मी देखिए। तो जितना किया जाए, और मुझे हैरानी लगती है कि कैसे ये लोग खुद अपनी मीडिया को डिफेंड कर पाते हैं। ये भी अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है। सर मिडिल क्लास को ऐसा लगता है कि वो बस काम कर रहा है, टैक्स भर रहा है और सरवाइव कर रहा है। क्या इंडिया क्वाइटली इकोनॉमिक प्रेशर में जी रहा है? नहीं, उसमें अगर मीडिया को लग रहा है तो मीडिया को, अगर मिडिल क्लास को अगर लग रहा है तो मिडिल क्लास भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। मिडिल क्लास भी, अगर आप देखिए तो, अगर आप तमाम सोसाइटीज देखिए, या आप भी अपने फैमिली ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में अगर होइएगा, या आपके आसपास फैमिली ग्रुप होंगे या दूसरे ग्रुप होंगे, उसमें कौन से मुद्दे की मिडिल क्लास अपने मुद्दे की बात करते हैं? उनमें कहाँ पे मुसलमान को दिक्कत हुई, कहाँ पे क्या हुआ, कैसे उनका धर्म, वो भी तो मुद्दे से भटक गए ना। मिडिल क्लास ने कौन सी अपने मुद्दे की बात की जो नहीं हो पाया? तो इसके लिए बाकी मिडिल क्लास एक सक्षम क्लास था, जो एक आवाज उठा सकती है, अपने मुद्दे की आवाज उठा सकती है। लेकिन जब मिडिल क्लास को खुद अपने मुद्दों से कोई फिक्र नहीं है, तो फिर कोई दूसरा क्यों उनकी फिक्र करे? तो यहाँ पे मिडिल क्लास को भी एक आईने में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या पोस्ट है वो देखने की पहले जरूरत है, दूसरों को बताने की कि उनका उनके साथ क्या हुआ। सर क्या हम इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं या सिर्फ ग्रोथ का कंटेंट देख रहे हैं सोशल मीडिया पर? पिछले 2 साल से, 2.5 साल से, आप ये बात किसी आप इन्वेस्टर से पूछ लीजिए, आपको बता देगा। 2 साल से हमारी मार्केट निगेटिव रिटर्न दे रही है, और हमेशा कहा जाता है कि इस युद्ध के कारण, उसके कारण हमारी इकोनॉमी हो रही है। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए कि जिस कंट्री में युद्ध हो रहा है, या जो कंट्री सीधे सीधी युद्ध से इफेक्टेड है, वहां की शेयर बाजार भी इंडिया से अधिक रिटर्न दे रही है पिछले 1.5 2 साल से। आपका जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये किसने शुरुआत की 14 से पहले इस डॉलर को और रुपया के बीच में किसी नेता की उम्र के साथ जोड़ने की परंपरा कहां से आई? आप देख लीजिए। आज देखिए, आज तो कोई डॉलर की किसी की उम्र के साथ तो कोई नहीं जोड़ रहा है। अगर 2014 में डॉलर के मुकाबले रुपये का नीचे गिरना अगर निगेटिव खबरें थी, अगर वो नुकसान वाली खबर थी, तो 2026 में वो कैसे अच्छी खबर हो जाएगी? तो आज भी वो उतनी ही बड़ी खबर है ना। तो इकोनॉमी के फ्रंट पे आप लगातार जितनी पैरामीटर खुद देख लीजिए, अलग अलग, एक ऊपर का आंकड़ा अलग बात है, फिर उसी में सरकार का अगर आंकड़ा आप देख लीजिए, तो आपको लग जाएगा कि हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। और मेरा क्या, अगर कोई देश के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़े कि आप 1 साल तक आप शादियों में भी अब सोना न खरीदें, तो ये कोई खुशी की बेला में तो नहीं कही जाएगी। ये तो कहीं ना कहीं जब आपकी स्थिति तनावपूर्ण होगी, तब आर्थिक स्थिति तभी कही जाएगी। तो कहाँ गया है? सर बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ना एमएलसी है ना एमएलए है, फिर भी उनको बार बार मिनिस्टर की टिकट मिल रही है और उनको वो सीट मिल रही है। तो क्या अब हमारे देश में जो है एक बैलेट में चुनाव होना बस एक रिचुअल रह गया है या फिर इसकी कोई इम्पोर्टेंस भी है? नहीं, देखिए, इसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल या कानूनन कोई बहुत गलत नहीं हुआ। ये हमेशा होता है जहाँ पे एक एक एमएलसी होता है, जैसे राज्यसभा होता है वैसे लोकसभा होता है। वो पहली बार बने, पहली बार के बाद उनका सरकार में फिर सम्राट चौधरी बन गए, फिर इनको बनना था। इन्हें टिकट दिया नहीं, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, नहीं तो कायदे से अगर अभी एमएलसी का चुनाव आज तक की नॉमिनेशन होना था, इनको टिकट नहीं मिला, तो अब रिजाइन कर देना पड़ेगा उनको, लग रहा है। अब 2 3 महीने बाद ये तो नियम बदला नहीं ना कि आपको किसी भी सदन में का आपको 6 महीने के अंदर आपको मेंबर बनना पड़ेगा। तो ये आपका संविधान के तहत आपका कानून है। इनके पास वक्त था, ये बन सकते थे,
इन्हें टिकट नहीं दिया एनडीए बीजेपी ने, मंत्री बना दिया लेकिन टिकट नहीं दिया, तो अब से हट जाएंगे। हाँ, अगर 6 महीने के बाद भी कोई रास्ता नहीं बना के अगर ये टिके रह जाएंगे तब आप कह सकते हैं तब कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी आप देखिए शायद अब रिजाइन तो करना पड़ेगा। सर आपको नहीं लगता क्या ये एक परिवारवाद है? जी। सर आपको नहीं लगता क्या ये परिवारवाद है जो अभी हुआ? देखिए मेरा अपना इसमें परिवारवाद के सेंस में मेरा अपना मानना अलग एक है। देखिए किसी का परिवारवाद जब होता है ना, ये देश में एक डिबेट हमेशा परिवारवाद से उठा, तो मैं इसको हमेशा एक, और ये कोई सिर्फ नेता नहीं है, हर प्रोफेशन में एक अगर कोई किसी की विरासत में हो, पहली बात अगर कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन गया तो एक उसको जिस दिन से होता है तो उसको एक इनिशियल एडवांटेज तो मिलेगा ना। अगर उसको उसके पिता को पता है कि कैसे एग्जाम पास किया जाता है, आसपास का उसका पीयर ग्रुप होगा वो होगा, एक एडवांटेज उसको मिलता है। कोई प्लेयर होता है तो उसका बेटा अगर प्लेयर बनता है, या एक्टर का बेटा कोई बेटा बेटी अगर कोई एक्टर बनता है, उसी तरह नेता के बेटा नेता आता है। हर को एक इनिशियल एडवांटेज जरूर मिल सकता है, लेकिन उसके बाद आप आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आप एक नेता, आप अगर कोई डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर बना, वो 10 किताब पढ़ा, 15 किताब पढ़ा और आप निकाल लिए, उसको तो नहीं बोला जाता है परिवारवाद। उसमें आप कहते हैं कि देखो ये परिवारवाद कैसे हुआ, ये पढ़ के एग्जाम दे के आया है, ठीक है ना, यही कहते हैं ना। वहां तो कोई परिवारवाद का तो रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन वही नेता जब होता है, ठीक है, अगर कोई नेता है, आप 15 किताब पढ़ते हैं, 4 आदमी मिलकर आपको कॉपी चेक करते हैं और आप पास होते हैं या फेल होते हैं। उसी तरह अगर नेता का बेटा आता है तो उसका कॉपी चेक तो लाखों लोग मिलके कॉपी चेक करते हैं ना। 2 साल 3 साल का आप उसको कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब चुनाव लड़ता है तो उसका कॉपी चेक वहां के उस इलाके के जो लाखों जनता होती है वो कॉपी चेक करती है, और उसको पता होता है कि ये उसका बेटा है, तो उसके बेटे को वोट देना है या नहीं देना है। वहां तो कोई उसको प्रेफरेंस नहीं है। तो अगर इनिशियल स्टार्ट में उसको एडवांटेज मिला है, एग्री, वो मिल जाता है, कई लोगों को नहीं मिल पाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आगे अगर वो टिक जाता है, एक चुनाव जीत जाता है या अपना प्रूव कर लेता है, तो फिर वो टैग मेरे हिसाब से हट जाना चाहिए। एक इनिशियल, आप किसी के घर में उसको इनिशियल विरासत में मिल गया, वो एडवांटेज है, वो तो वो उसकी किसी की किस्मत होती है, वो आप किसी के हाथ में तो कह नहीं सकते हैं। सर क्या इंडिया में जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो ऑफिशियली जितनी दिख रही है क्या उससे ज्यादा सीरियस है? ये आंकड़े कभी आज की तारीख तक में आंकड़े कभी मरा, वो जो होता है ना कि आंकड़े के बारे में कहा जाता है कि जितना बताया नहीं जाता है उतने उससे अधिक छिपाया जाता है। तो ये आंकड़े इसी तरह से होते हैं। आपको बेरोजगारी कितनी है या गर्मी कितनी है या ठंड कितनी है, इसके लिए आपको आंकड़े की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास आंख निकाल लीजिए, महसूस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, कितनी बेरोजगारी है, क्या समस्या है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपने आसपास देख लीजिए, पता चल जाएगा। आज ही जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी टीसीएस ने कहा है कि वो इंडिया में अपनी अपॉइंटमेंट कम करेंगी, जो कि टीसीएस पूरे इंडिया में सबसे अधिक जॉब देने वाली कंपनी हुआ करती थी। तो जॉब क्राइसिस तो रियल है, इसमें आप इससे आप नहीं मोड़ सकते हैं। सर यूथ को ये बोला जाता है कि पढ़ लो, हार्ड वर्क कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। पर सर हमारी जनरेशन को स्कैम फील होता है। जी, सुन नहीं पाया फिर से। सर यूथ को ये बोला जाता है कि पढ़ लो, हार्ड वर्क करो, लाइफ सेट हो जाएगी, पर आजकल की जो सिचुएशन है उसको देखकर हमारी जनरेशन को स्कैम फील होता है। क्या फील होता है? सर स्कैम फील होता है, क्या ये सच में होगा? क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि आगे जाकर हमारा कोई करियर सेट नहीं है, हमें कोई नौकरी देगा भी नहीं, जिस तरीके नहीं, से आजकल। मैं आपके इसमें थोड़ा सा ये होगा कि आप लोगों को जो ये जो यंग ग्रुप है उनको पॉजिटिव होना चाहिए, और वही फ्यूचर है, और वही चेंज करेंगे और वही चीजों को ठीक करेंगे। अब तमाम जगहों पे देख लीजिए जो, और जो कई बार जो इस तरह से बड़े हल्केपन से कर देती है कि अरे ये लोग तो नए लड़के लड़के हैं, इनको क्या पता होगा। तो मेरे हिसाब से इन्हीं को ज्यादा पता है और यही चीजों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं।
और मेरे हिसाब से यही बदलाव लाएंगे। और कल जाकर अगर कुछ ठीक होगा तो मुझे नहीं लगता है कि जो अभी आने वाली पीढ़ी या जेनजी जिसको कहते हैं या युवा हैं, वो कहीं से भी उनकी एनर्जी मुझे निगेटिव दिखती है या कहीं से वो मुझे हताश दिखते हैं। हाँ, उनके लिए चैलेंजेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन उस चैलेंजेस को वो जीत लेंगे। उनका जो रियल सेंस में जो वो कूल है, वो कूल बिहेव भी करते हैं और कामों में भी करते हैं। और मुझे लग रहा है कि इंडियन जो जेनजी है वो रियल सक्सेस स्टोरी होगी, वो चीजों को ठीक करेगी। मैं तो इस बारे में बहुत ही पॉजिटिव हूँ। कम आने वाली जनरेशन का मैं आसपास देख रहा हूँ और उनसे सीख भी रहा हूँ। हाँ। सर आप एक ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा, अगर आप 22 साल के होते तो हम्म। आप होपफुल होते या फिर वरिड होते अपने नहीं, फ्यूचर मैं को आज की तारीख में मैं अपने जो ओल्डर जनरेशन के लिए बड़ा निराश होता कि आप लोगों ने नहीं किया, और हमारे लिए जो आगे के रास्ते को आपने बहुत कठिन कर दिया। मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में अपनी जनरेशन के लिए से नाराज होता, उनसे बहुत ही निराश होता, नाराज होता। और लगता कि अभी के हालात आप लोगों ने बहुत ही खराब क्रिएट कर दिया। लेकिन अपने आसपास जो फिर अपने जो पीयर ग्रुप देखता या आसपास से कई सारे ग्रुप देखता, तो लगता है कि नहीं, अगर हम लोग अगर फाइट करेंगे तो रास्ता निकलेगा। मतलब ये जो बोलिए ना कि ये जो चार्ल्स डिकेंस ने जो कहा था कि ये जो बेस्ट ऑफ द टाइम वर्स्ट ऑफ द टाइम, ये बहुत अच्छे भी दिन थे, ये बहुत बुरे भी दिन थे, ये उम्मीदों का भी दिन था, ये निराशाओं का भी दिन था। तो ये एक मिक्स्ड, ये चार्ल्स डिकेंस का एक तरह से वाकया अभी याद आता अगर मैं 22 साल का होता तो। सर, एक तरफ स्टूडेंट सालों तक नीट की प्रिपरेशन करते हैं और दूसरी तरफ एग्जाम को बचाने के लिए एयरफोर्स डिप्लॉय करनी पड़ती है, तो सर ये किसकी नाकामी है? ये आप वही, अगर 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 आपको एग्जाम कराने के लिए एयरफोर्स की जरूरत होती है, अगर आपको जरूरत सामने लाती है, तो मेरे हिसाब से पहले पूरी एजुकेशन सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। अगर आपको सेना की जरूरत एक परीक्षा के लिए होती है, तो आप टोटल फेल्योर, टोटल कोलैप्स सिस्टम का है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये बहुत ही एक तरह से एक्सेप्ट किया गया है कि हमारे सिस्टम से हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, गलत था ये। सर, क्या असली पेपर क्राइसिस पेपर लीक होने की वजह से हुआ था या फिर सिस्टम में ही लीक है? नहीं, लीक अगर है या नहीं है एक बात, अगर आप तो ये सवाल उठेंगे 3 साल में 2 बार लीक हो जा रहा है तो ये पूरा सिस्टम का फेल्योर है ना। ऐसा तो नहीं कि पहले भी बहुत सारे एग्जाम हुआ करते थे, यूपीएससी, आईआईटी, कई सारे एग्जाम पे ये सवाल आजकल उठ रहे हैं। वही है ना कि आपकी प्रायोरिटी नहीं है ना। अगर आपको लग जाए, अगर कोई 10 मुद्दा है और आपको लगे कि इस 4 मुद्दे से मुझे राजनीतिक या और तरह से फायदा होगा, बाकी 6 से नहीं होगा, तो आप उस 4 मुद्दे को पकड़िएगा ना। तो वहीं पे मैंने जो शुरू में कहा था, जो मुझे मिडिल क्लास से क्यों शिकायतें आई, इस देश में प्राथमिकताएं, इस देश में मुद्दे, इस देश में लोगों की आवाजें, और उनको उनके लिए जो प्राथमिकताएं सब बदल गई और ऐसी बेजूल फिजूल बातों में लग गई कि ये जो पेपर लीक, एग्जाम, एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारे डंप में चले गए। और जब डंप में चला जाएगा तो ऐसे ही कोई एजुकेशन का माफिया उसका फायदा उठाएगा, जो उठा रहा है। अब आंख खुल रही है तो कुछ झेलिए आप। इसमें कहीं ना कहीं आम लोगों का भी तो दोष है कि उनके लिए ये प्राथमिकता। इस बार अगर आप बताइए कि आप इस बार भी स्टूडेंट लोग मिलके आवाज नहीं उठाते, इस तरह प्रेशर नहीं बनाते, तो क्या ये इतना बड़ा मुद्दा बनता? नहीं बनता ना। सर, इसी के साथ सवालों की लड़ियां खत्म होती है। अब हमारे कुछ इंटर्न्स है जो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। बट तरुण, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? Yes, good evening, sir. बताइए तरुण जी। Am I audible? हाँ हाँ, आ So रही my है। question is, what is one truth about India that is overlooked in mainstream discussion? सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? Yes, sir, sure. What is one truth about India that is often overlooked in mainstream discussion? जो इंडिया का जो एक ट्रूथ, जो एक जो रियलिटी, जो ट्रूथ है यहाँ की जो सोसाइटी है ना, वो
एक जो सोशल फैब्रिक है एंड हाउ द मिडिल क्लास या बाकी सब चीजें आई हैं, इनके स्ट्रगल को ओवरलुक किया जा रहा है अभी। जो अगर क्रिस में देखें तो हम द रियल इंडियन एंड इंडियन पीपुल, जो जो बड़ी आबादी है, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी प्रायोरिटीज एंड उनके एस्पिरेशन को ओवरलुक किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ द इंडिया एट दिस मोमेंट। Shalab, do you want to ask any question? Yes. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Your book, India on the Move, examines how slogans like Jai Shri Ram and Bharat Mata Ki Jai evolved from cultural expressions into potent political tools. In 2 decades of journalism, आपका ऐसा क्या व्यू रहा है, ऐसा कोई significant shift which you have observed in how language molds political identity in India, and आप इस पूरे सिचुएशन को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? मैं अब इंडिया, जैसे मेरा जो बुक था वो किस तरह से मेरा उसी मेन इर्द गिर्द है कि कैसी इंडिया में नेशनलिज्म एंड जो हिंदुत्व था वो किस तरह से पूरे पिछले 10-15 साल में काफी एग्रेसिवली हमारे सोशल, हमारे मीडिया, हमारे पॉलिटिक्स नैरेटिव को शेप दिया एंड सब कुछ उसी इर्द गिर्द घूमा। बट आज जब मैं अभी बात कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि नाउ अगेन इंडिया अपने रियल इश्यूज की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एंड थैंक्स एंड क्रेडिट टू पीपल लाइक यू, जो यूथ हैं, वो सडनली नाउ वो इंस्पायर कर रहे हैं और वो उनको वो दिखा रहे हैं कि नाउ कोई भी हो, वो एवर इन द पावर और इन द पार्टी, अब हम मुद्दों की बात करेंगे और अगर मुद्दों की बात होगी तो फिर बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। Thank you, sir. Siddharth, do you want to ask any question? Hello, good evening, sir. Yeah, Sir, I would like to ask a question. yes, sure. So, what role do you think journalism should play in strengthening the democratic institution and holding the government accountable in contemporary India? As I said in earlier, सिंपल इसका फंडा है। मीडिया का काम ये नहीं बताना होता है कि 10 काम हो गया। मीडियाज मिनिमम है कि 10 काम हो गया, ये छोटा बताना होता है। उसमें बताना होता है कि 11वां क्या है, 12 क्या है, 13 क्या है, 14 क्या है। एंड सेकेंड थिंग, मीडिया हमेशा लोगों के चश्मे से देखे, न कि स्टैब्लिशमेंट के चश्मे से। दैट्स व्हाई आई सेड कि मीडिया इज अ परमानेंट opposition and anti-establishment voice of India or any democratic country। अगर आप वो हो जाएंगे, दैट्स मीडिया का रोल अपने आप में पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चीजों को एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के प्रिज्म से देखने लगेंगे, तब इस तरह का सवाल आएगा एंड मीडिया विल फील रेसिस्टेंस, स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया। Thank you, sir. Joyisa, do you want to ask any question? Good evening, sir. गुड इवनिंग। So my question is, if you could interview any historical figure today, who You would are it not be? audible. And You are not sir, audible. I'm audible now. Yes, some sound is coming. Yeah, please. So now, Tell. so my question is, if you could interview any historical figure today, who would Yeah. it be, and what would you ask first? नेहरू। So what would you ask first, sir? कि आप 200 साल के बाद, इतनी इंडिपेंडेंस के बाद, हाउ आपने 5 साल के अंदर ये आईआईटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशन कैसे आपके दिमाग में आया, इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑल द फर्स्ट या ऑल दिस थिंग, कि हाउ, मतलब कैसे ये विजन आया कि आप 5 इंडिपेंडेंट इंडिया में ही 5-7 साल के अंदर आपने वो इंस्टीट्यूशन खड़ी कर दी जिसे मैं आज भी हमारी लीगेसी स्ट्रॉन्ग कर रही है। सर यहीं के साथ आज Thank you. कंक्लूड करते हैं इस कन्वर्सेशन Thank को। you. थैंक यू सो मच सर, Thank you. आपसे बहुत Thank सारी you. चीजें सीखने को मिली। थैंक यू Thank सर you. फॉर Thank ज्वाइनिंग। you. Thank you.